कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है वो घर पे ही रहे। जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है वो घर पे ही रहे, है ना। और जिसको समझ में आ रहा है वो आ जाए। नहीं नहीं, ऑफलाइन शुरू होने के बाद तो हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, और फिर हम भी इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाएंगे, फिर घर से नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि फिर कुछ बच्चे ऑफलाइन आ जाएंगे ना, तो जो ऑफलाइन आ जाएंगे तो उनको पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा ना। हम्म। फिर क्या है कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगी ना। नहीं नहीं, एक वैक्सीन तो लग चुकी है मुझे, एक की अभी, दूसरी की अभी डेट नहीं आई है। अब देखो, शायद पहले लगवा लेंगे इंस्टीट्यूट क्या। चलिए स्टार्ट करें फिर। हाँ, डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। अपन ने शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड में सेक्शन ए था, उसी से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी तो होगी होगी आई थिंक, एनसीईआरटी में तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। अब अपन शीट में आ जाते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की। पार्ट सेकंड में सेक्शन ए में बताओ, कुछ पूछना हो तो। पार्ट सेकंड सेक्शन ए। पार्ट सेकंड सेक्शन A7 और A2। ठीक है, A2 में तो प्रोडक्ट करो ना, कुछ न कुछ आ रहा होगा ना। एबी का प्रोडक्ट निकालो, कुछ फॉर्मूले बन रहे होंगे बेटा। भाई एबी का प्रोडक्ट निकालो और उसके सारे एलिमेंट जीरो करने हैं अपने को, यही तो है। तो एबी बन क्या रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, A2 की बात कर रहे हैं पहले, और साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा। फिर इधर से कितना आएगा, कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस फाइव साइन फाइव, और कॉस फाइव साइन फाइव, और साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब मान लीजिए प्रोडक्ट हम निकालेंगे, तो इस प्रोडक्ट को निकालने से क्या आने वाला है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन फाइव कॉस फाइव। या तो खतरनाक सा कुछ आ गया। चलिए सर कोई बात नहीं, इसको करेंगे तो ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, और जब इसको इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस में आ गया।
ठीक है, यहाँ पे भी दो एलिमेंट आएंगे, अभी हाल फिलहाल मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो उन भी दो एलिमेंट को भी लिख सकते हो, है ना। अब और समझे इसको, तो अब मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, इसको भी छोड़ रहा हूँ, तीन टर्म को मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से आप देखोगे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा साइन फाई कॉमन आ रहा है। तो अगर आप कॉस थीटा साइन फाई इस एलिमेंट में से कॉमन लोगे, तीन एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ बेटा, तो कॉस थीटा साइन फाई कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई बराबर जीरो। तो ये वाला एलिमेंट भी जीरो होगा भाई, सारे एलिमेंट जीरो होंगे ना, तो ये वाला एलिमेंट भी जीरो होगा। अब इस एलिमेंट में देखो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा बनेगा, साइन फाई बनेगा, और ये कॉस थीटा माइनस फाई बनेगा, ये जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस फाई जीरो, तो थीटा माइनस फाई क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू हो जाएगा। थीटा माइनस फाई क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू हो जाएगा, यस और नो। तो ऐसे सब यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला बनेगा आई थिंक, तो जैसे आप पूरा लिखोगे तो इस तरह का फॉर्मूला नजर आएगा और वो जीरो करके बन जाएगा। ये अपना था A2। चलिए A2 के बाद अगला आता है A7। A3 का, A3 में क्या है, नहीं ये तो ऑप्शन टू ऑप्शन चेक करना पड़ेगा बेटा, A3 तो ऑप्शन टू ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा, ये शायद बोर्ड में भी है ये सवाल। अच्छा, अब A7 जो है, A7 में देखो क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर दे रखा है बेटा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसके फैक्टर होंगे पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू। अब ये प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर आर और वन होंगे, तो एक फैक्टर को आर, इसको वन कर दो बस। अब ये आर और वन कब हो पाएगा, ऑब्वियसली पी क्यू आर तीनों प्राइम है, तो कौन से दो प्राइम नंबर का डिफरेंस वन होता है, तो अपन जानते हैं 3 और 2, ये दो प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस कितना होगा, वन। तो कौन से दो प्राइम नंबर का डिफरेंस वन होता है, तो 3 और 2। तो इसका मतलब P3 हो गया और Q2 हो गया। तो ट्रेस जो होगी वो ट्रेस क्या होगी बेटा, P प्लस क्यू होगी आई थिंक, तो 5 आ जाएगी। ट्रेस P प्लस क्यू होगी, ट्रेस कितनी है अपनी, ट्रेस ही पूछा है ना, तो ट्रेस हो जाएगी अपनी 1122 2P हो जाएगी, तो 2P हो जाएगी ट्रेस, तो ट्रेस हो जाएगी आपकी P प्लस P, 6 आ जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा। चलिए बाकी हो गया, ये सेक्शन है। हाँ, अब अपन आते हैं पार्ट थर्ड पे, एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड। इसमें बताओ सेक्शन ए में क्या पूछना है। ए वन तो बेटा देखो, A1 में आपको नहीं बताऊंगा। A1 में तो क्या है, आप डिटर्मिनेंट बना बना के देखना कि कौन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो रही है ना, उसी से आप इसको सीख पाओगे, है ना। भाई नॉन सिंगुलर, सिंगुलर वो जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, नॉन सिंगुलर जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें कि भाई किसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो उससे थोड़ा सा सोचें। हेलो। 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 हाँ हेलो, क्या हाल है? क्या हिमांशु, क्या हाल है? ठीक है बढ़िया। भाई। ये मीटिंग अपने आप क्लोज कैसे हो जाती है यार, मुझे नहीं समझ में आता, मीटिंग कैसे क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिकली।
पता नहीं क्या हो जाता है यार, अपने आप ही मीटिंग क्लोज हो जाती है। मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाता ही रहता हूँ। हाँ, इंस्टीट्यूट में सबके पास मीटिंग आईडी रहती है ना। ये लोग ज्वाइन करते होंगे। अच्छा, ये सिर्फ मेरी क्लास में होता है क्या? बच्चा लिख रहा है कि ये सिर्फ मेरी क्लास में ही होता है। अच्छा, सिर्फ मेरी क्लास में ही होता है। हम्म। पता नहीं यार क्या करते हैं। चलो खैर, अपन तो शुरू करते हैं। चलो अब अपन आ जाओ। ये हो गया। टेस्ट 6 आ जाएगी। चलो, एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड पे अपन पहुंच गए थे। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड में आते हैं ना। हाँ, इसमें A2 पे आता हूँ पहले तो मैं। A2 में क्या है? ये दे रखा है C C² C5 और C99। अच्छा, C+C³ C5 +C99। हाँ। अच्छा, समझो। ये जो C दे रखा है, इसको समझो। ये जो C दे रखा है, इसमें ये मैट्रिक्स है। अच्छा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा। हम्म, ये लिखा हुआ है A B A ट्रांसपोज। अच्छा, और ये जो B है, ये स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है। चलो, अब तुम्हें याद हो तो अपन ने क्लास में पढ़ा था कि अगर B स्क्यू सिमेट्रिक है तो A B A ट्रांसपोज ये पूरा भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। पढ़ा था? यस और नो बोलना। ये पूरा भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो A B A ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब सी स्क्यू सिमेट्रिक है। सी स्क्यू सिमेट्रिक है। यस और नो बोलना। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जितनी भी ऑड पावर होती है वो सब भी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। भाई, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्योंकि ऑड पावर है, और ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्योंकि ऑड पावर है। तो ये सारे के सारे स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। और अगर ये सारे स्क्यू सिमेट्रिक है तो सबकी ट्रेस जीरो होगी। अगर ये सारे स्क्यू सिमेट्रिक है तो सबकी ट्रेस कितनी होगी? जीरो होगी। ट्रेस जीरो होगी। और ट्रेस जीरो होगी तो सम की ट्रेस भी जीरो होगी, तो बस जीरो आ जाएगी ट्रेस। ट्रेस जीरो आ जाएगी बेटा, है ना? समझ में आ गया ना? दो तीन छोटे छोटे रिजल्ट मिक्स हो गए इसमें एक तरह से, कि भाई ये अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी एक सवाल था। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसकी ऑड पावर भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये भी एक सवाल था। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इनकी ट्रेस क्या होगी? जीरो होगी। तो सम भी जीरो आ जाएगा, ट्रेस का सम भी जीरो आ जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। A5 में क्या है? A5 को देखो क्या कह रहा है।
अच्छा, देखो ये ए दे रखा है अपने को 0120, ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर निकालो, 0120 और 0120, तो ये कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, नहीं इसको इससे करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 0 और ये 2, और इसको इससे करेंगे तो 0, और इसको इससे करेंगे तो 2, तो ये 2 कॉमन आके 1001 बन जाएगा, 1001 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2i। अब मान लो A4 निकालोगे तुम, तो A4 कितना हो जाएगा? 2i इंटू 2i एक तरह से, तो ये 4i हो जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? A6 चाहिए तो वो 8i हो जाएगा, और क्या चाहिए? A8 चाहिए तो वो 16i हो जाएगा। ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि A8 प्लस A6 प्लस A4 प्लस A2 प्लस I इंटू V किसके बराबर है? 3162, है ना, 3162। अच्छा, ये पूरा क्या हो जाएगा अपने पास? 16i प्लस 8i प्लस 4i प्लस 2i प्लस i इंटू V इक्वल्स टू 31 एंड 62। लिखो, यहां तक नीचे काट आएंगे। अब ये कितना हो गया? 31i हो गया, 31ib बराबर 31, इसमें से भी 31 तो कॉमन ले लो, तो 102 हो जाएगा। 31 से 31 कैंसिल, ib v हो जाएगा, ये बचेगा बेटा v। हो गया, तो प्रोडक्ट 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट कितना जाएगा? हो जाएगा। इसके बाद डीपीपी पे आ जाओ। चलो डीपीपी नंबर 19 पे आते हैं। नहीं बस बेटा डीपीपी के बाद पढ़ाई करवाएंगे, दिन भर डिस्कशन थोड़ी ना होगा, बस डीपीपी करेंगे और डीपीपी के बाद फिर थ्योरी पढ़ेंगे आगे की, है ना। बस ये डीपीपी करके आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए डीपीपी नंबर 19 अपने पास थी, इसमें बोलिए डीपीपी नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 4, 9, 6, 3, 4, 6 और 9। 4 आ गया ना, 9 आ गया, ठीक है। ये बताने 3, 6, 4 एंड 9, ठीक है। 8 भी बता दे, 8 भी। चल सबसे पहले आता है हम क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी दैट पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम हैज इट 10 डिजिट। ये तो केस बना के करना पड़ेगा बेटा। भाई टोटल तो आपके पास हो जाएगा कि आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसको भरने के 9 तरीके और इसको भरने के 10 तरीके, टोटल तो 90 आ जाएगा 2 डिजिट नंबर। तो अब फेवरेबल की बात करो तो ये कह रहा है कि 10th डिजिट एटलीस्ट 3 मोर देन इट्स यूनिट डिजिट। तो अगर यूनिट डिजिट पे आपने 1 ले लिया तो इससे कम से कम 3 ज्यादा होनी चाहिए।
तो कम से कम 3 ज्यादा होनी चाहिए, तो 4 5 6 7 8 9, इसको लेने के कितने तरीके हो गए, 2 2 4 2 6 वे हो जाएंगे। अगर आप यूनिट प्लेस पे 2 ले लोगे तो फिर ये 5 6 7 8 9 तक ही ले सकते हैं, तो 5 हो जाएगा। लास्ट में यूनिट प्लेस पे कम से कम कितना आ सकता है, अगर हम 6 ले लेंगे तो 7 8 9, एटलीस्ट 3 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 ले सकते हो लास्ट में। उस केस में यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो ये एक केस हो जाएगा। 6 7 अपॉन 2 21 केस बन जाएंगे इसके। अच्छा 10th डिजिट, ठीक है 10th डिजिट 3 मोर देन, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया, रुको मैंने उल्टा बना दिया। 10th डिजिट जो है वो 3 ज्यादा होनी चाहिए ना, मैंने उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, दोबारा बना लो। 10th डिजिट जो है वो 3 ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर इसको बना लो। अगर 0 इसमें हम ले लेंगे तो फिर इसको कहां से कहां तक ले सकते हैं, 3 to 7, इसको 0 ले लो, मैंने उल्टा बना दिया। 10th डिजिट जो है वो यूनिट प्लेस से क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको 0 ले लो, तो इसको 3 to 7 ले लो, ऐसे काउंट कर लो। तो इसके कितने केस हो जाएंगे, 3 4 5 6 7, और 7 क्या 3 2, अपन तो 9 ही ले सकते हैं ना, ठीक है। तो टोटल कितने केस हो जाएंगे, 7। इसको 1 ले लो, तो ये आपका 4 to 9 हो जाएगा, तो 6 केस हो जाएंगे, तो ऐसे जो तो फेवरेबल इससे निकल जाएंगे। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या है, एंड डिफरेंट बुक्स आर रैंडम एंड शेल्फ अमंग दीज बुक्स। ये तो वो होता है ना, अपन उसको सेलेक्ट करके बंडल बना लेते हैं, बुक्स को सेलेक्ट करके बंडल बना लेते हैं। इसमें क्या करना है, 4 में देखो क्या करना है कि जैसे आपके पास टोटल n है, तो आप ऐसा करो कि पहले n, जैसे टोटल n थी, उसमें से 2 तो उसने डिफाइन करी दी, a और b, तो बची कितनी n-2। तो आप ऐसा करो कि n-2 में से r बुक सेलेक्ट करो, n-2 में से कितनी सेलेक्ट की, r, उन r बुक को इनके बीच में रख दो, तो ये एक बंडल बन जाएगा। तो आप देखो n-2 में से r सेलेक्ट कर ली, तो कितनी बची, n-r n-2 माइनस r, n-2 माइनस r, तो रिमेनिंग बुक्स, और एक ये बंडल, इसको अरेंज कर दिया आपने, इसको अरेंज कर दिया। n-2 में से r बुक्स ली, उसको यहाँ बीच में रखा, तो ये एक बंडल बना, और इस बंडल, एक तो बंडल और बची हुई बुक्स कितनी है, n-2 माइनस r, और एक ये बंडल, इसको अरेंज कर दिया। और बंडल का इंटरनल अरेंजमेंट और लगेगा, फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल आर, भाई ए भी आपस में अरेंज होंगे और ये फैक्टोरियल आर आपस में अरेंज होगी, ये तो टोटल, और नीचे फेवरेबल तो फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको सोल्व, सोल्व तो हो जाएगा ना, ये समझ में आ गया ना क्या किया ये। n-2 CR, n-2 जो बची, ए बी के बाद n-2 बची, उसमें से r ली, तो r को यहाँ बीच में रखा, तो ये एक बंडल, और बची हुई n-2 माइनस r, तो n-2 माइनस r बची हुई और एक बंडल, इसको अरेंज किया, बंडल को इंटरनल अरेंज किया, नीचे फैक्टोरियल है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। यार 6 तो आसान है यार, ऑड नंबर बनाना है तो लास्ट डिजिट पे क्या आना चाहिए, ऑड। ये किसने पूछ लिया, 6 तो आसान है बेटा ना, 6 नहीं बता रहे, 6 में क्या करना है, ऑड डिजिट वाला थोड़ी बता, है ना। 5 था, 5 तो अपना क्लास वाला है ना बेटा, 5 तो कितनी बार मैंने बता दिया आपको, 5 तो मैं कई बार बता चुका हूँ ना। ये आपका टी आर जो होगा, या टी के जो होगा, वो कितना है, 10 इनवर्स, ये 2k, मैंने कितनी बार का, 1 को अलग करो, और जो बचेगा उसके फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर होते हैं ना, ये तो कई बार कर चुके हैं, डिफरेंस मेथड वाला सवाल है। अब आप याद ही नहीं रखो तो फिर उसका क्या इलाज है बेटा, 1 + k + k²
और 1 माइनस के प्लस के स्क्वायर। तो ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 2k आ ही रहा है, बस दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक हो गया है। ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 2k आ रहा है ना, इस 2k को ऐसे लिख दो 1 प्लस के स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर माइनस के tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 8 भी तो लिखा था एक बच्चे ने, 8 और 9। पुराना याद रखो, देखो सब अच्छे से पढ़ाया हुआ है, याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे नुकसान तुम्हारा है। 8 में तो ये कह रहा है कि n किसके बराबर, ये तो मैंने कितनी बार समझाया था तुम्हें एक बार, ये तुम याद ही नहीं रखते हो। ये कह रहा है कि ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है तो इसको ऐसे लिख लो p की पावर 1 हो गया, ये प्राइम नंबर है तो ये वो नहीं हो जाएंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर n, और इसका क्या होगा p0 और p1। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स चाहिए, सम चाहिए सम ऑफ डिवाइजर्स चाहिए। तो सम ऑफ डिवाइजर्स चाहिए तो सम क्या आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर n, और p की पावर 0 प्लस p की पावर n, ये सम आएगा। अब ये तो इनफाइनाइट जीपी होगी, तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और ये p की पावर 0 का मतलब 1 और p की पावर 1 का मतलब ये नंबर ही तो होगा बेटा, तो ये कट गया, तो ये वापस वही चीज बन जाएगी। अब ये 2 की पावर n प्लस 1 है, तो इसमें से 2 अलग कर लो, तो ये n बचेगा, इसमें से 2 अलग कर लोगे तो n बचता है। तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 9 पे आते हैं। 9 में क्या है, 9 में देखो क्या कह रहा है ये। अच्छा प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 45 कोसेक स्क्वायर 2k माइनस 1 की पावर 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री, 2k माइनस 1 की पावर 0 डिग्री। चलो देखते हैं इसका क्या है। तो इसका मतलब ये क्या चीज है, अच्छा 2k माइनस 1 है तो ये प्रोडक्ट है, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 डिग्री, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 3 डिग्री, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ऑड वाले हैं बेटा ये, और 45 जाएगा तो 89 होगा ये, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अच्छा ठीक है। हाँ। अब देखो इसमें क्या है कि ये सीरीज पूरी इसमें इवन वाले नहीं आ रहे, तो तुम ऐसा करो इवन वाले अपनी तरफ से ले आओ। साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 5, ये डिग्री में है ना सब, मैं डिग्री नहीं भी लगाऊं तो भी डिग्री में। साइन स्क्वायर 88 और साइन स्क्वायर 89। तो ये मैंने ये अपनी तरफ से ले आया इवन वाले हैं, अलग कलर के पेन से करता हूँ इसको। ये इवन वाले में अपनी तरफ से ले आया, तो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 6 और साइन स्क्वायर 88। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, बहुत आसान सवाल है अगर ये आप समझ जाते हैं तो, कि जैसे ये जो साइन स्क्वायर है, ये जो साइन स्क्वायर है इसको अपन कितना लिखेंगे कॉस स्क्वायर 1, इसको कितना लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2, और ये आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा, तो जैसे ऊपर तो ये आ ही रहा है साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 88 डिग्री, है ना। नीचे क्या होगा वो समझो, साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1 से, तो ये साइन स्क्वायर 2 डिग्री बनेगा अपॉन 2 बन जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर 2 मतलब ऐसे कर सकता हूँ साइन 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये अगला बन जाएगा साइन 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही बन जाएगा साइन स्क्वायर। अच्छा जो 44 वाला होगा ना, उससे ये 88 बन जाएगा बेटा, साइन 88 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू वो साइन स्क्वायर 45 होगा, उसको छोड़ दो क्योंकि साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू अपने को पता है।
अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये साइन साइन वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसकी वैल्यू तुम जानते हो, तो 2 की पावर को ऐड कर लेना, टोटल कितनी 2 की पावर बन गई उससे आंसर आ जाएगा। टोटल कितनी 2 की पावर बन गई है उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो तो डन बोलो, रफ करके आगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाते हैं। चलो तो क्लास नोट्स में आ जाओ। टफ है हाँ, जो पी फेज के डीपीपी है वो कंपैरेटिवली टफ है, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पी फेज की डीपीपी थोड़ी सी टफ है, और आप आर फेज की डीपीपी देखोगे तो वो कंपैरेटिवली आसान बनी हुई है। चलिए ठीक है, क्लास नोट्स में आ जाइए, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे अपन थे। चलो, और डिटर्मिनेंट हमने शुरू कर दिया था। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी अपन ने पढ़ ली थी, शुरुआत की कुछ, है ना? तो डिटर्मिनेंट की कितनी 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी अपन ने शायद। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 5 अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है, 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। चलो तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो, कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है ना? ए बी सी, ए बी सी। तो अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये अपन बिना सोल्व करे लिख सकते हैं कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम देन इट्स वैल्यू इज 0। लिख सकते हो आप ये यहाँ पे साइड में, इफ एनी टू रो और कॉलम, या तो दो रो सेम हो या तो फिर दो कॉलम सेम हो। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। और प्रूफ कैसे आएगा? डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देख लो, 0 आएगा। यही प्रूफ करने का तरीका है। तो इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। एमओडी में भी हमने इसका इस्तेमाल किया था, यहाँ हम लिख लेते हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं। 7 नंबर की प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी रो या कॉलम में तीनों एलिमेंट 0 हो गए, किसी भी रो या कॉलम में तीनों एलिमेंट 0 हो गए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। कोई सी भी दो प्रॉपर्टी है, दोनों आसान है। अगर दो रो या कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, और किसी भी रो या कॉलम के अगर तीनों एलिमेंट 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ये हम कैसे कह सकते हैं कि भाई जैसे ये रो के एलिमेंट 0 है तो इसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, या इस कॉलम के एलिमेंट 0 है तो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, तो 0 0 0 आ जाएगा। तीनों जगह क्या आ जाएगा? 0 0 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये 6 और 7 अपनी होगी है। लिख लिया आप लोगों ने 6 और 7? चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है
प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहती है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में, जैसे ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी है, मैं कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करूं, कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूं, जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे हर एक इंटरचेंज के साथ माइनस लगता जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड है, आपने इसको इंटरचेंज किया तो ये ए बी सी हो गया बेटा, और ये पी क्यू आर हो गया। तो इंटरचेंज कर सकते हो जैसे, लेकिन जैसे जैसे इंटरचेंज करते जाओगे आपका माइनस आता जाएगा। अब आपका मन कर रहा है कि भाई मैं तो इसको और इसको इंटरचेंज करूं, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करूं, तो कर दो बेटा, मन कर रहा है ना तो कर दो। तो अब आपका मन कर रहा है कि यार मैं तो इसको भी इंटरचेंज करूंगा, तो कोई बात नहीं, आप इंटरचेंज कर दो, एक माइनस और लगा दो, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दो, जेड सी आर वाई बी क्यू और एक्स ए पी। ठीक, तो ये क्या कहता है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम, या तो हम दो रो को इंटरचेंज करें या दो कॉलम को चेंज करें, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम देन या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, साइन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये हम ऐसे बोलते हैं डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, एक ही बात है। तो अगली प्रॉपर्टी ये आती है हमारे पास, ये थी अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 8। अभी इनके एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक साथ एग्जाम्पल कराऊंगा, आप समझ रहे हैं, जैसे मैं एक प्रॉपर्टी लिखाऊंगा उसका एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको पता लग ही जाएगा कि इस एग्जाम्पल में ये प्रॉपर्टी लगानी है, फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगाऊंगा उसका एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसमें प्रॉपर्टी ये लगानी है। तो सारी प्रॉपर्टी लगा के फिर एग्जाम्पल करेंगे, तब हमें समझना है कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है ना। हाँ, क्योंकि अपने को जब पेपर में सवाल मिलेगा तो हमें पता नहीं होगा ना कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसलिए अपन ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ, तो अपने जो पढ़ने का तरीका है अपन उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, 9th नंबर की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है बेटा, वो समझो। प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहती है कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट है के, के बी, के सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, तो आप इससे कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी। अब जैसे आपने मैट्रिक्स में भी ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है कि मैट्रिक्स में से कोई कांस्टेंट जब बाहर आता था तो पूरे मैट्रिक्स से बाहर आता था, या अंदर जाता था तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। जबकि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट एक रो या कॉलम से बाहर आता है, डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट एक रो या कॉलम से बाहर आता है, अंदर भी जा सकता है वापिस, और अंदर हो सकता है इसी रो में जाए, या उसका मन हो तो किसी और रो में भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा मन है कि मैं इसको कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मैं इसको थर्ड कॉलम में ले जाना चाहता हूँ, जा सकता है ना, जा सकता है, लेकिन एक रो या कॉलम से आएगा और एक रो या कॉलम से आएगा। जैसे मैं थोड़ा सा और इसको अच्छा करके बताऊं तुम्हें, और अच्छा करके बताऊं, और थोड़ा इंप्रूव करके बताऊं, तो जैसे मैंने 3 ले ली, K1A, K1B, K1C, K2P, K2Q, K2R और K3X, K3Y और K3Z। तो इसमें से K1 बाहर आया, इसमें से K2 बाहर आया, इसमें से K3 बाहर आया, तो ये K1, K2, K3 बाहर आते हैं। तो ABC, PQR और XY। अब इसमें से भी मान लो कि जैसे तीनों बाहर आ गए, अब इसमें से दो का मन नहीं लगा, दो का मन नहीं लगा, मान लीजिए ये दोनों कह रहे हैं हमारा तो बाहर मन नहीं लग रहा है, हम तो वापस अंदर जाना चाहते हैं, तो अगर इन दोनों का मन नहीं लग रहा तो ये वापस अंदर भी जा सकते हैं, ये वापस अंदर भी जा सकते हैं। और सुनो, अभी और बात सुनो, जब ये अंदर जाएंगे, देखो आए तो बाहर अलग अलग थे, लेकिन बाहर आने के बाद ये दोनों साथ हो गए, तो ये चाहें
तो अंदर भी जा सकते हैं और अंदर ये दोनों एक साथ भी रह सकते हैं। K2 K3 P, K2 K3 Q, K2 K3 R अपॉन एक्स वाई जेड। अंदर भी जा सकते हैं और लेकिन जाएंगे एक ही रो या कॉलम में, है ना। अब वो साथ जाए अलग अलग जाए उनका मन है, लेकिन जाएंगे एक ही रो या कॉलम में। यस और नो, यस और नो, ये प्रॉपर्टी है ना। इसको थोड़ा सा और हम अच्छी भाषा में लिखेंगे। देखो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कोई मैट्रिक्स है ये के आई जे एन क्रॉस एन, समझना मैट्रिक्स है, तो जब मैट्रिक्स से के बाहर आएगा जब तो के ही रहेगा, लेकिन जब यही के डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बात समझ में आई बेटा? ये बात समझ में आई जो लिखी मैंने? ये बात समझ में आई? यस तो नो बोलना है। नहीं आई कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। मान लो ये सब जगह के लिखा हुआ है, इधर ध्यान दो। ऊपर वाला लिख लिया आपने? ऊपर वाला लिख लिया। अगर मैं कहता कि ये बाहर आएगा तो यहां से देखो कितना बाहर आता, के इंटू के क्यू बाहर नहीं आता? के क्यू बाहर नहीं आता क्या? बताओ, ये के क्यू भी तो बाहर आता कि नहीं आता? इस रो से एक के आता, इस रो से एक के आता, इस रो से एक के आता, तो के की पावर 3 बाहर नहीं होता? तो अगर एन रो होगी तो हर रो में से के बाहर आएगा तो के की पावर एन होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर मैं कह देता कि ये तो मैट्रिक्स है बेटा, ये तो मैट्रिक्स है, तो अगर ये मैट्रिक्स होता तो क्या के क्यू बाहर आता? नहीं। तो फिर तो सिर्फ क्या बाहर आता? के बाहर आता। फिर तो सिर्फ क्या बाहर आता? के बाहर आता। ये मैंने लिखा कि अगर ये मैट्रिक्स से आ रहा है तो के ही है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट से आ रहा है तो के की पावर है। अब तो क्लियर है सबको? ये थ्योरेटिकल है। ये जो मैंने छोटे मोटे एग्जांपल लिखे ना, उसकी जगह मैंने इसको जनरलाइज वे में लिखा है यहाँ पे। ये वो है ना हाथी के दांत खाने के दिखाने, ये जनरलाइज वे में लिखा है। हो गया? हो गया हो तो डन बोलो, रफ करके अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको समझो। अगली प्रॉपर्टी कहती है प्रॉपर्टी नंबर 10। जैसे ये है A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3, X, Y, Z और P, Q, R, ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है वो समझो। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी रो या कॉलम में आपके कोई एलिमेंट ऐड हो रहे हैं है ना, तो ये अलग अलग भी हो जाते हैं। जैसे एक में क्या आ गया, A1, A2, A3, B1, B2, B3, ऐसे दो डिटर्मिनेंट। मतलब समझ रहे हो? जैसे इस मैट्रिक्स में तो क्या होता था, जब दो मैट्रिक्स ऐड होते थे तो करस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट ऐड होता था, और इसमें दो डिटर्मिनेंट कब ऐड होंगे? जब बाकी दो रो सेम होगी तो थर्ड रो के एलिमेंट ऐड हो सकते हैं। दो रो सेम होगी ये, तो फिर तीसरी रो के एलिमेंट ऐड हो सकते हैं। ये इसका मतलब है।
अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और समझो। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि तुम कहो कि भाई जो आगे वाले हैं वो पहले वाले में आएंगे और जो पीछे वाले हैं वो बाद वाले में आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि B1 का मन यहाँ करे तो यहाँ आ जाए, A1 का मन यहाँ करे तो यहाँ आ जाए, और B3 का मन यहाँ करे, A3 का मन यहाँ करे, है ना। और हो सकता है कि ये जो A2 B2 है इनका मन अलग होने का करे ही ना, तो ये 7 भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ऐसा क्यों हो सकता है उसका कारण समझो ना भाई। जब आप ऐड करोगे इन दोनों को, ऊपर वाली रो को, तब भी यही बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी यही बनेगा, है ना भाई। इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करोगे तो A1 प्लस B1 बनेगा, इसमें भी A1 प्लस B1 बनेगा, तो फर्क क्यों पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। तो मैट्रिक्स में जब हम ऐड करते हैं तो एक रो या कॉलम में करते हैं, जैसे कांस्टेंट बाहर लेते हैं एक रो या कॉलम से लेते हैं, ऐड करते हैं एक रो या कॉलम में, ये इसका मतलब है। ये तो मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ बेटा, अभी क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा इसके, है ना। अभी तो हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, फिर मैं सवाल में इसको इस्तेमाल करूंगा तब और एक्सप्लेन, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या है, सवाल एक साथ करेंगे तभी एडवांस के हिसाब से सीख पाएंगे अपन। अगर हर प्रॉपर्टी का सवाल हर प्रॉपर्टी के साथ कराऊंगा तो फिर एडवांस में परेशानी आएगी। पहले पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे फिर सवाल मिक्स करके सिखाऊंगा। मुझे पता है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन करें क्या बेटा, एडवांस के लिए पढ़ना है ना, तो पढ़ने का सही तरीका वही है कि पहले प्रॉपर्टी एक साथ बताई जाए फिर इस्तेमाल सिखाया जाए, है ना। क्योंकि वहां क्वेश्चन जब आएगा ना तो हमें पता ही नहीं लगेगा कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम सवाल यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी लिख रही हो 10, तो डन बोलना, मैं प्रॉपर्टी नंबर 11 लिखूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 10 लिख लियो तो प्रॉपर्टी नंबर 11 का होगा। चलो भाई, अब ये जो 11 प्रॉपर्टी है बेटा, ये क्या प्रॉपर्टी है वो समझो। 11 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है वो समझो। 11 प्रॉपर्टी क्या है, 11 नंबर प्रॉपर्टी, ये 11 है बेटा, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो इसकी किसी भी रो में आप ऑपरेशन लगा सकते हो। किसी भी रो में आप क्या लगा सकते हो, ऑपरेशन, किसी भी रो का ऑपरेशन कर सकते हो। ऑपरेशन मतलब चीर फाड़। जैसे मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि आप इस रो में ऑपरेशन करना चाहते हैं, है ना, इस रो का ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो अगर आप इस रो का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, मुझे R1 का ऑपरेशन करना है। किसका ऑपरेशन करना है, R1 का। तो इस R1 में मैं X R2 कर सकता हूँ, R3 अपॉन Y कर सकता हूँ। पहले मैं लिख दूं फिर तुम समझना कि मैंने क्या किया। ऑपरेशन R1 का हुआ है, इसका मतलब R2 R3 को कोई दिक्कत नहीं है, उनके सब बढ़िया है। और R1 का ऑपरेशन हुआ है, तो R1 का जब ऑपरेशन हुआ तो R1 क्या बन गई बेटा, A1 प्लस X A2 माइनस A3 अपॉन Y, B1 प्लस X B2 माइनस B3 अपॉन Y, और C1 प्लस X C2 माइनस C3 अपॉन Y। तुम कहोगे सर क्या कर डाला, कुछ भी नहीं किया बेटा, बहुत आसान काम किया भाई। इसमें ऑपरेशन किया, इसका किस रो का ऑपरेशन किया, R1 का ऑपरेशन किया, है ना, R1 का ऑपरेशन किया। अभी बताता तो हूँ, पेशेंस तो रखो बेटा। तो पहले तो एक दिमाग में बात सेट कर लो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेट कर लो। जिस रो का ऑपरेशन करना है उसके साथ कुछ नहीं करना है, जिस रो का ऑपरेशन करना है उसके साथ कुछ नहीं करना है, मतलब ये R1 का R1 नहीं रखना। अब इसका ऑपरेशन हो रहा है तो इसको ऐसे कैसे लिखा, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते, कोई आपसे कहे कि R1 को 2R1 कर दो तो आप कहोगे नहीं कर सकते। आप कहोगे R1 को 2R2 प्लस 3 कर दूं, मैं 2R1 प्लस 3 कर दूं, नहीं कर सकते। R1 तो R1 ही रहना चाहिए, ठीक। इसके बाद ये जो R2 है, मतलब इस तरह का कुछ नहीं कर सकते बेटा, है ना, इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। जैसे R1 को R2 में मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। ये R1 ही रहने वाला है ऐसे,
क्यों नहीं कर सकते उसका भी कारण मैं बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अब जो करना है वो R2 R3 के साथ करना है, जो करना है वो किसके साथ करना है, R2 R3 के साथ करना है। और R2 R3 के साथ क्या करना है बेटा वो सुन लो। R2 R3 को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। R2 R3 को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने एक जगह मल्टीप्लाई किया, एक जगह डिवाइड किया। तो आपको अगर R1 में ऑपरेशन लगाना है तो डायरेक्ट R1 में कुछ नहीं करना है, जो करना है वो R2 R3 के साथ करना है। लेकिन R2 R3 के साथ सब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद, क्या बोला बेटा मैंने, ऐसा करने के बाद उसे R1 में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद उसे R1 में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब नियम क्या बना, नियम ये बना कि भाई आप R1 में ऑपरेशन लगा रहे हो तो R1 में क्या जोड़ सकते हो, R2 R3 आपके पास दो रो होगी, इनको आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आपकी इच्छा रहेगी। और इनको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो उसके बाद उसे R1 में क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। R1 में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह का डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है बेटा, ठीक है। बस ऑब्वियसली अब y नीचे है तो जीरो नहीं लेंगे। फिर कोई कहता है कि सर आपने कहा था रियल नंबर है, हम तो जीरो लेंगे, तो जीरो नहीं लेंगे बेटा, है ना, दो में नहीं लेंगे। तो कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर, तो R2 R3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद उसे R1 में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह का कुछ नहीं कर सकते, है ना, इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। या तुम कहो कि सर मैं तो ऐसा कर दूं कि R1 में R2 में 3 जोड़ दूं और फिर R1 में जोड़ दूं, नहीं, R2 में कुछ जोड़ घटा नहीं सकते बेटा। R2 में तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यस, R2 में मल्टीप्लाई। तुम कहते कि सर मैं ऐसे कर दूं, मैं कहता हाँ कर दो बेटा, R2 में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद उसे R1 में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद उसे R1 में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब तुम कहोगे चलो सर ये बात भी सब समझ ली, आपकी सारी बात जान गए, अब आप तो ये बताओ कि ऐसा करना ही, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, कि कोई आपका मन है, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको कैसे पता लगा? बस है पता कि भाई ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इससे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, इससे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो सेम होगी। तुम कहो तो प्रूव करके बता दूं, इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये आ जाएगा। तुम कहो तो सोल्व करके बता दूं, इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये आ जाएगा। अब देखो ये बहुत सारे बच्चे लिखने लग गए, बताइए बताइए बताइए। हाँ, कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बोलूंगा मैं उनको, उन्होंने कहा कि सर हम खुद करके देख लेंगे। उन्होंने कहा हम खुद करके देख लेंगे। और कुछ आलसी जो बच्चे हैं उन्होंने कहा कि सर हाँ कर दो, हम कहाँ करके देखेंगे, है ना। हालांकि कोई बात नहीं, उन आलसी बच्चों के लिए भी मैं करूंगा, क्योंकि वो आलसी बच्चे भी है तो मेरे ही बच्चे हैं, वो आलसी बच्चे भी है तो मेरे ही। तो अब क्या करें, आलसी है तो आलसी सही, बच्चे तो मेरे ही हैं। तो अब क्योंकि वो आलसी बच्चे भी मेरे ही हैं तो उनके लिए मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं बेटा। उन आलसी बच्चों के लिए मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं तुमसे कहता कि ये तुम्हारी राइट हैंड साइड है बेटा, अब मैं बेटा इसमें प्रॉपर्टी नंबर 10 का यूज कर रहा हूं। नहीं नहीं बेटा मैं तो करूंगा, मुझे करना ही होगा। चलो प्रॉपर्टी नंबर 10 का मैं यूज करने जा रहा हूं, इसमें ध्यान दो। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 से क्या मैं इसको 3 डिटर्मिनेंट में लिख सकता हूं? प्रॉपर्टी नंबर 10 से
क्या मैं इसको 3 डिटरमिनेंट में लिख सकता हूँ? A2 B2 C2 A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3 A3 B3 C3। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 का यूज मैं करने जा रहा हूं बेटा, और प्रॉपर्टी नंबर 10 से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 10 से बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं। अब देखो बेटा, अब देखना बेटा, प्रॉपर्टी नंबर याद आ गई मुझे 9, प्रॉपर्टी नंबर मुझे याद आ गई 9। तो क्या प्रॉपर्टी नंबर 9 से क्या मैं इसमें से x बाहर ले सकता हूं? प्रॉपर्टी नंबर 9 से क्या मैं इसमें से x बाहर ले सकता हूं? मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है बेटा, यहाँ पे मुझे C2 लिखना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 से क्या मैं इसमें से x बाहर ले सकता हूं? तुम्हारा जवाब होना चाहिए हाँ। क्या प्रॉपर्टी नंबर 9 से मैं इसमें से -1/y बाहर ले सकता हूं? अब क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 से मैं इसको 0 लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें दो रो सेम है। क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 से मैं इसको 0 लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें भी दो रो सेम है? बोलो हाँ, बोलो बच्चों हाँ। तो क्या बचा ये बेटा, क्या बचा? तो इसीलिए हम इस तरह का ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह का कुछ करेंगे, इस तरह का कुछ करेंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे चेंज नहीं होगा। और इसको करने की परमिशन हमें इससे पहले वाली प्रॉपर्टी दे देती है, इसको करने की परमिशन हमें इसकी पहले वाली प्रॉपर्टी दे देती है। तो ये बेसिकली उन सब प्रॉपर्टी से मिला के एक कॉम्बो बनाया गया है। तो मतलब आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो, इसका मतलब आप 6 का इस्तेमाल कर रहे हो, आप 9 का इस्तेमाल कर रहे हो, और आप 10 का इस्तेमाल कर रहे हो। 6 9 10 एक साथ बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी बेटा ज्यादा काम आएगी, क्योंकि ये कॉम्बो है। हाँ ये कॉम्बो है, और ये कॉम्बो है तो ऑब्वियसली ज्यादा काम में है। ये कॉम्बो है बेटा, तो ऑब्वियसली ज्यादा काम आएगा। प्रूफ भी लिख लेना, ये प्रूफ अच्छा है ये। हो गया बेटा, हो गया। अब देखो, चलो फाइंड वैल्यू ऑफ, एक एग्जांपल लिखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी वैल्यू निकालनी है विदाउट एक्सपेंशन, है ना। एक्सपेंड नहीं करना है बेटा, है ना। एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड करके तो सारी दुनिया में जितने भी डिटरमिनेंट है सबकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करनी है, इसका मतलब एक्सपेंड नहीं करना है। पेपर में तो जो हमारी मर्जी होगी वो करेंगे, पेपर में तो जो हमारी मर्जी होगी वो करेंगे, लेकिन अभी हम चूंकि प्रॉपर्टी सीखना चाह रहे हैं तो हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो आंसर बताओ इसका। कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है। हाँ, वेरी गुड। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। बच्चे ने सवाल पूछा है कि जेई में कैसे करेंगे और जेई में कैसे पता चलेगा। बात तो सही पूछी है बच्चे ने। बेटा जेई में तो आपका आंसर आ जाए जिससे, बस उसी से करना होता है ना। बस मेरे ख्याल से उनको तो आंसर से नंबर देना होता है ना। बाकी तो फिर तुम्हारा मन है बेटा। चलो, अब इसमें आप कैसे करना चाहते हो वो आपका मन है। देखो, जैसे मैं एक तरीका ये लगा दूं कि R2 में मैं R2 प्लस R1 कर दूं। इसका क्या मतलब होगा कि R2 में R1 को जोड़ दो, इस R1 को R2 में जोड़ दो, ये 1 2 3 और ये 7 8 9। अब इसको इसमें जोड़ना है बेटा, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 3 और 6 3 9। इससे तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो इस तरह का ऑपरेशन तो नहीं लगाना चाहिए था। हाँ, एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि मैंने ये मैं सवाल कुछ और बनाना चाहता था, बन कुछ और गया है। मैं चेंज कर दूं क्या मेरे सवाल को? अब कुछ लोग लिख रहे हैं यस सर, और नहीं नहीं, सवाल का आंसर तो आ जाएगा बेटा। मैं कुछ और सिखाना चाह रहा था और ये कुछ और बन गया, है ना। सवाल सही है, सवाल में कोई कमी नहीं है, सवाल सही है बेटा, सवाल में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ और इसमें चाह रहा था, मैं चाह कुछ हो रहा था और हो कुछ और गया। हाँ, नहीं नहीं, सीधा भी है, सवाल भी सीधा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ और प्रॉपर्टीज समझाना चाह रहा था और कुछ और समझा गया। चलो कोई बात नहीं। अब चूंकि देखो, अब मैं इसको खैर जीरो तो बताऊंगा, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। R2 में से एक ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R2 में लगा दिया R2 माइनस R1, R3 में भी लगा दिया R3 माइनस R1। एक्चुअली मैं ऑपरेशन ये नहीं लगाना चाहता था अभी, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए मैं R2 R3 दोनों में ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ, R2 R3 दोनों में ऑपरेशन लगानी, कोई बात नहीं बेटा, अब लिख दिया है तो कर ही देता हूँ। R2 में भी एक ऑपरेशन लगा दिया R3, इस R1 को मैं इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, R1 को इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो देखो क्या होगा, 1 2 3, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3,
इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। ठीक है, अब वापस मैंने इसको इसमें से भी कर दिया तो 6, इसको इसमें से करूंगा तो 6, इसको इसमें से करूंगा तो 6। तो इसमें से 1 2 3, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 1 1 1, इसमें से 6 कॉमन ले लिया, 1 1 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 पे। एक्चुअली मैं कुछ और लिखना चाह रहा था, अभी मैं वो वाला सवाल भी लिखूंगा, बट अब मैंने ये लिख दिया तो इसको अभी मैं ये ऑपरेशन यूज नहीं करना चाह रहा था। चलो कर, ये हो गया, ये हो गया, है ना। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, इसमें ये कॉलम में लगा देता हूं मैं, C2 में लगा दिया C2 माइनस C1, C3 में लगा दिया C3 माइनस C1। तो आपने C1 को ऐसे ही रखना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 3 3 3 6 6 6, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। हो गया, ये 0 आ गया, ये है ना भाई। दो में ऑपरेशन लगाना था एक साथ, तो फिर R1 को अपन ने दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी इसको लिख लो, अभी फिर मैं आगे और करूंगा तब। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, ट्रांसपोज तो है, चलो ठीक है, पर वैल्यू सेम होगी। हाँ, वैसे भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया क्या, ये लिख के डन बोलो। अभी मैं थोड़ा और कुछ करना चाह रहा था इसमें। हो गया ये, लिखो और डन बोलो, फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ। ये एक्चुअली मैं रो इंटरचेंज का बनाना चाह रहा था, पर ठीक है, चलो ये लिख के डन बोलो। एक्चुअली मैं सवाल देना चाह रहा था ये, और वो मैं लिख गलत गया। 7 8 9 4 5 6, ये सवाल देना चाह रहा था। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। सवाल ये देना था, दे वो दिया। चलो अब इसमें क्या है, एक चीज जो हमें नजर आ रही है कि हम इस डिटरमिनेंट को ऐसे कैसे ही रखें। करने को इसको भी मैं सोल्व कर सकता हूं, लेकिन अब मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा, ध्यान से देखना। इसको ट्रांसपोज लिख देता हूं, ये मैं इसका ट्रांसपोज लिखूंगा, है ना। तो ट्रांसपोज लिखूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 7 4 2 1 7 4 2 8 5 और 3 9 6, ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिखा। और अब ट्रांसपोज लिखने के बाद अभी थोड़ा अटपटा लगेगा बेटा, लेकिन जब अपन बहुत सारे सवाल कर लेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगी प्रॉपर्टी, है ना। अब मैं इसमें इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये माइनस हो जाएगा। इन दो रो को इंटरचेंज कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएंगे, समझ लो। पहले तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिख दिया, फिर इसके इन दो रो को इंटरचेंज कर दिया, तो ये माइनस आ गया। अब दोनों सेम है, बीच में माइनस से, तो कितना आ गया 0। वो मैंने क्या वो लिख दिया था, मैं कुछ ही लिखा। तो देखो ट्रांसपोज लिखा और ट्रांसपोज लिख के दो रो इंटरचेंज की, माइनस हो गया, आंसर आ गया, है ना। हालांकि ये सवाल कोई वैसे सवाल नहीं है, अपन जो जो हमें मेंस में पूछे जाते हैं एडवांस में, वो सवाल अभी आगे आएंगे। ये तो मैं मतलब ऐसे समझ लो कि सवाल छोटा सा, उसको जबरदस्ती इतना बड़ा करके करा रहा हूँ, है ना। जबरदस्ती इतना बड़ा करके करा रहा हूँ, ऐसे सोचने के लिए कि भाई कैसे तोड़ मरोड़ के सोचा जाए। हालांकि ये डायरेक्ट नहीं सोच सकते ना अपन ऐसे तो अपने को सवाल जेई में करना होगा तो अपन एक्सपेंड ही कर देंगे इसको, है ना। ये तो मैं जबरदस्ती ये सिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या सोच के सवाल बनाया, समझ रहे हो। मैं तुमसे क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैंने सोचा और मैंने क्या सोच के सवाल बनाया है। हो गया हो तो डन बोलो, फिर अगले सवाल पे बात करेंगे। तुम तो बस समझ लेना कि हाँ हाँ सही लगाया ना, बस ठीक है। ये तो क्या मैं ऐसे सोचना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसे सोच के ऐसे अपन इसका आंसर लगा। हो गया ना, चलो अगला सवाल लिखते हैं।
चलो बेटा अगला करते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a 4d 4x 2a 4d 4x 2d करो 2a 2d 4x be 2y be 2y ef 2z ef 2z बराबर है p p लिखते हैं। then find value of f2d e 2z 4x 2y 2z 4x 2y 2z 4x 2y e2a b in terms of p इस डिटरमिनेंट की वैल्यू p है, तो आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है किसकी टर्म्स में, p की टर्म्स में। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही तो लिखा, सही बना कि या कुछ और बना। सही लिखा कि 2a b e 2d e f 4x 2y 2z, ठीक है करेक्ट है। f 2d e 2z 4x 2y e 2a b करेक्ट है बेटा। इन टर्म्स ऑफ p निकालना है। हाँ सिंपल सवाल है। एक्चुअली क्या है कि हमें ये सोचना है कि मैंने क्या बनाया, उसके हिसाब से थोड़ा सा सोच के करना है ना। बाकी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ऐसे सवाल करा रहा हूँ। बाकी इस तरह के सवाल हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, क्योंकि इनको समझ के तो ऐसा लगेगा कि कोई खतरनाक सी चीज है, बट आंसर आसान है ये। हाँ पी सही आंसर बेटा। ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी लग के कन्वर्ट होके इसी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझो। सबसे पहले तो तुम इसको क्या करो, ये 2 तो बाहर ले लो है ना, 2 तो बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो तो ये 4 हो जाएगा है ना। 2 और 2 दोनों बाहर ले लो, फिर आप इसके हिसाब से फील्डिंग जमा लो अपनी, z x और y और e a और b। ये बाद में भेज देंगे अपन, 2 तो बाद में अपन अंदर भेज देंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखो इसमें क्या जम रहा है, इसमें ये जम रहा है a b e ऊपर चाहिए तुम्हें, a b ऊपर चाहिए ना, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो बेटा। इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो ए बी ऊपर आ जाएगा, तो ई ए बी हो गया, ठीक है। और ये जेड एक्स वाई हो गया और ये एफ डी ई हो गया। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब तुम्हें चाहिए ए बी ई का ऑर्डर, ये आ रहा है ई ए बी का ऑर्डर। अच्छा तो अच्छा अभी 3-4 बार और इंटरचेंज करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अब देखो ए बी यहाँ चाहिए तुम्हें, तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। 2 बार इंटरचेंज और लगेगा। ऊपर वाले को इंटरचेंज कर दो, ऊपर वाले को कहाँ इंटरचेंज कर दिया, एफ डी ई ई ए बी। तो ई ए बी तो मैं ऊपर लाना चाह रहा था ना, तो मैं ऊपर ले आया।
ठीक है। अब मुझे एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए, तो एक इंटरचेंज और लगाऊंगा, उससे ये एफ डी ई आ जाएगा। हाँ ठीक है, 3 बार इंटरचेंज लगेगा अभी मेरे हिसाब से। हो सकता है कि कोई और इंटरचेंज लग के स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एक्सचेंज कर दें। अच्छा, स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। फिर उसके बाद क्या होगा, चलो खैर जैसे भी है वो तुम देख लेना। जैसे जितने इंटरचेंज कम ज्यादा लग सकते हैं ऑपरेशन में, मुझे तो क्या है, अब जैसे मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, देखो अब हो सकता है कि एक दो स्टेप ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, है ना। जैसे मुझे तो क्या लग रहा है कि अब मैं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे ए भी ऊपर लाना था, तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। फिर मैंने ई और ए को इंटरचेंज कर दिया, देखना तो मेरा ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये ई ए एक्स डी हो गया, ई जेड एफ हो गया, और ये बी वाई ई हो गया। फिर मुझे ए बी चाहिए था, तो मैंने इसको फिर इंटरचेंज कर दिया। मैं तो अपना वो कर देता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा उसमें ना। और ई जेड एफ हो गया। अब कुछ बचा है क्या, अच्छा डी ई एफ ऊपर चाहिए, इसको फिर इंटरचेंज कर दिया बेटा मैंने। फिर इंटरचेंज कर दिया तो ए बी ई हो गया, डी ई एफ हो गया, ए बी ई हो गया। अब इस 4 को भेज दो, एक 2 तो फर्स्ट और एक 2 यहाँ भेज दो। तो एक 2 तो यहाँ भेज दिया आपने, तो 2a बी ई और 2d ई एफ और 2a 2b 2a बी ई, और एक 2 जो और था इसको भी थर्ड कॉलम में भेज दो। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये पी आ गया, है ना। तो अब मैंने इसको पी कैसे लाया, मैंने तो क्या है कि वैसे देख के कर लिया। अब हो सकता है कि जैसे मेरे 4 स्टेप में 4 बार प्लस माइनस हुआ, कुछ और अरेंजमेंट बैठा उससे 2 बार प्लस माइनस में ही आ रहा हो, तो वो आ सकता है। हाँ, कॉलम एक्सचेंज करने से 4 स्टेप में हो जाएगा, तो हो सकता है बेटा। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने क्या है, मैंने कुछ सोचा नहीं, तो मेरा 4 स्टेप हो गई, 5 स्टेप हो गई। हो सकता है तुम थोड़ा सोच लो, तो हो सकता है 3 स्टेप में ही हो जाए या 4 स्टेप में हो जाए, तो ऐसा होगा। जैसे मेरा बड़ा हो गया, हो सकता है तुम्हारा सॉल्यूशन भी बड़ा हो जाए, मैं छोटा बता दूं, है ना। तो वो हो सकता है। चलो ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ गलत लिख दिया नीचे, एक्स वाई जेड लिखना था नीचे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी, अच्छा ये इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना। तो इस तरह का हो सकता है। चलो, तो यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास में इसके काम के सवाल करेंगे अपन, जो अपने को मेन करना है, जो सीखना है, अब अगली क्लास में वो सवाल करेंगे, है ना। तो अगली क्लास में वो सवाल करेंगे। ये तो मैंने वैसे ही कराया, जोड़ तोड़ वाले सवाल। चलो, अब होमवर्क में क्या करके आओगे, आज शीट तो नहीं देता हूँ तुम्हें, 2 डीपीपी ले लो, 2 डीपीपी ले लो 2021, है ना। 2021 2 डीपीपी करेंगे मंडे को। एनसीईआरटी में भी नहीं बना बेटा, अभी थोड़ा प्रॉपर्टी में सिखा दूंगा, फिर एनसीईआरटी का होमवर्क बनेगा, है ना। हाँ, तभी तो 2 डीपीपी दे रहा हूँ। नहीं, 2 बहुत है बेटा, मैं 2 ही डिस्कस कर पाऊंगा मैं। नहीं, आप तो 3 भी कर लोगे, लेकिन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ना। मुझे तो अपना भी देखना है कि मैं कितने डिस्कस कर पाऊंगा, है ना। तो मैं 2 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए 2 ही रखेंगे, ठीक है। तुम 3 कर लेना, कोई मना ही नहीं है, एक अपन बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, पर मैं 2 ही डिस्कस कर पाऊंगा मंडे को, 20 और 21, है ना। चलिए फिर मिलते हैं उसके बाद, और फिर अपन प्रॉपर्टी के सवाल सीखेंगे। ये तो थोड़े टफ थे, मतलब ये तो जबरदस्ती ऐसा था कि मेरे को सोच ना, फिर काम के सवाल अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में।